हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी इन कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड का पहला टॉपिक, जो कि है टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की दो कहानियां हैं ये। इसमें दो देश के बारे में बात किया गया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसमें दो देश के बारे में बात किया गया है, एक है चिली और एक है पोलैंड। ठीक है, तो किसी भी बात को स्टार्ट करने से पहले एक आइडिया हम लोग ले लेते हैं चिली और पोलैंड के बारे में, एक रफ आइडिया कि ये दोनों है क्या। ठीक है, चिली जो है ये इसका जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल जो है वो करीब 1800 मतलब 1810 में शुरू हुआ था। और ये 1818 के आसपास 1818 में खुद को डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंट, पर इसको रिकॉग्नाइज किया गया था 1814 के आसपास। एक रफ आइडिया ये आप रखिए। ठीक है, और पोलैंड जो है ये शुरू से ये एग्जिस्ट कर रहा था, बहुत पुराना कंट्री है पोलैंड। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 11 नवंबर को ये लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, और हुआ क्या था एक्चुअली 11 नवंबर 1918 को, चूँकि बीच में मेडिवल टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि ये भी जो है कुछ पॉलिटिक्स का कारण कि ये डिवाइडेड हो गया था। आसपास के जो किंगडम थे, एम्पायर थे, उसमें ये डिवाइडेड हो गया था। तो धीरे धीरे सबसे ये आज़ाद होता हुआ, मतलब सबसे संघर्ष करता हुआ ये जब एक नेशन के रूप में एग्जिस्ट किया तो वो था 1918 को। तो ये लोग 11 नवंबर को इंडिपेंडेंस, हालांकि ये सब चीज़ इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक जान लेने के बाद एक रफ आइडिया बन जाता है, तो उसके बाद पढ़ने में आसानी होती है। तो हम शुरू करते पहले हम चिली के बारे में जानना चाहते हैं कि चिली में, तो चिली को हम लोग देखेंगे, पहले मैप पे देखते हैं कि ये कहाँ है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये आप जानते हैं कि ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो ये एक साउथ अमेरिका का कंट्री है। ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है चिली, ये रहा चिली कंट्री है। ये एक साउथ अमेरिका का कंट्री है, साउथ अमेरिका इसका कंटिनेंट हो गया। और ये था नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ट्रम्प जी वाला यूएसए ये है। ठीक है, ट्रम्प ओबामा वाला। अब पोलैंड पे अगर हम आए तो पोलैंड इसमें बहुत छोटा सा दिख रहा है, मैं यूरोप के सेपरेट वाले में आपको दिखा दूंगा फिर। अभी ये पोलैंड यहाँ पर है, ये यूरोप में है। ठीक है, और इसके बगल में क्या है, रसिया है। मैं बगल वाला बात कंट्री को इसलिए दिखा रहा हूँ कि सुपर पावर है, जैसे रसिया यहाँ पे एक सुपर पावर, ये रसिया के बगल में पड़ रहा है, और ये यूएसए के बगल में पड़ता है चिली। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि इन दोनों के पॉलिटिक्स में जो है उनका इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, और एक चीज़ देख लेते हैं कि ये किस किस सी के पास पड़ता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि आप इसमें जो साउथ पैसिफिक सी यानी पैसिफिक ओशियन के पास पड़ता है ये। और अगर हम यूरोप के पर्टिकुलरली यूरोप में देखने जाएं तो यूरोप में इस पोजीशन पे पोलैंड है, यहाँ आप देख पा रहे हैं पोलैंड। और ये किसके पास में पड़ रहा है, बाल्टिक सी के रीजन में पड़ रहा है। तो पोलैंड और चिली के बारे में एक रफ आइडिया हम लोगों को मिलेगा। पोलैंड और चिली के बारे में स्टार्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो लोग के आसपास का ज्योग्राफी क्या है, उसका पोजीशन क्या है। तो ये एक कंट्री था साउथ अमेरिका का। ठीक है, और ये कंट्री है पोलैंड, यूरोप का। ये जो है पैसिफिक ओशियन के रीजन में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, बाल्टिक ओशियन के रीजन में। ठीक है, हाँ, कैपिटल भी जान लेते हैं। इसका कैपिटल है सेंटियागो। सुनते होंगे आप लोग किसी हॉलीवुड मूवी में, सेंटियागो कैपिटल है इसका, साउथ अमेरिका का। और जो पोलैंड है उसका वॉर्सो है, ये भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री में सुनिएगा इसका नाम, वॉर्सो। ठीक है, और जैसा कि हम बताए साउथ अमेरिका में था, और इसका जो नज़दीक का सुपर पावर क्या था, यूएसए था। तो अभी जो कहानी स्टार्ट होगी तो आप जानिएगा कि ये यूएसए के पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस है, और ये रसिया के पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस था। तो ये एक रफ नॉलेज हो गया उसके बारे में, जिसके बारे में हम लोग क्या कह रहे हैं, रफ नॉलेज क्या मतलब
उसके बारे में जानकारी हो गई कि जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि उसका कैपिटल क्या है, वो कहाँ पे, उसका ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है। तो हम शुरू करते हैं चिली से, ठीक है। तो हम लोगों को जो इसमें स्टोरी दिया गया है वो एक्चुअली चिली का दिया गया है, 1918 के आसपास का कहानी दिया गया है चिली का। आखिर चिली में होता क्या है? चिली में क्या हुआ है कि एक डेमोक्रेसी रहती है, ठीक है। ये 1970 से कहानी बता रहा है। इसमें डेमोक्रेसी रहती है और डेमोक्रेसी के जो लीडर रहते हैं वो सल्वाडोर आइंडे रहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग ये है लेकिन इसको पढ़ा जाता है आइंडे। एनसीईआरटी ब्रैकेट में लिखती भी है कि इसको प्रोनाउंस क्या करना है, आइंदे पढ़ना है। ये इनकी जो पार्टी रहती है, ये पार्टी रहती है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सोशलिस्ट, यानी कि समाजवादी पार्टी रहती है और ये बहुत ही अच्छे नेता रहते हैं सल्वाडोर आइंडे, ठीक है। जो एनसीईआरटी की टॉपिक शुरू होता है उसमें इनका लास्ट स्पीच है, जस्ट उनके डेथ, उनके ऊपर अटैक जब होता है, जब उनका असैसिनेशन होता है उससे पहले वाला स्पीच से स्टार्ट होता है ये। तो ये सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली से होती है। जब इनकी पार्टी आती है चिली में, ठीक है, तो ये रिफॉर्म करना शुरू करते हैं, ठीक है। कई तरह के रिफॉर्म करते हैं जिनमें कि कुछ इम्पोर्टेंट रिफॉर्म मैं यहाँ बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये आते हैं 1970 के इलेक्शन से, ठीक है। और कोलिशन की सरकार रहती है इनके, और गठबंधन की सरकार रहती है, ठीक है। दूसरा बात क्या रहता है कि ये जैसे ही आते हैं ये एजुकेशन रिफॉर्म करते हैं सबसे पहली बात, ठीक है। एजुकेशन रिफॉर्म इनका मेन मुद्दा रहता है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का बात रखते हैं सबके सामने कि सबके लैंड को फिर से इक्वली बांटा जाए, ठीक है। रीड इक्वली क्या मतलब कि सबको लैंड बनना चाहिए, कोई भूमिहीन न रहे, ठीक है। और वो जो फ्री मिल्क टू, मतलब ये सब बता रहा है कि फ्री मिल्क टू चिल्ड्रन की, वो बहुत अच्छे नेता थे और आते के साथ इतना रिफॉर्म करना चुकी है। वो सोशलिस्ट पार्टी थे, यानी कि सोशलिस्ट विचारधारा ये थी कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो आते 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 के साथ वो इतना रिफॉर्म किए। स्वाभाविक है कि वो कोलिशन का गवर्नमेंट है तो इसमें राजनीति होगी ही, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है ना, वो क्या होता है कि वो जब आते हैं तो वो अपोज करते हैं एक्सट्रैक्शन का, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर का, ठीक है। कुछ विदेशी कंपनी जो रहती है, जो मेनली यूएसए से रिलेटेड रहती है, यूएसए के कैपिटलिस्ट के की कंपनीज रहती है, वो सब क्या करती है कि चिली का जो रिसोर्स रहता है कॉपर, उसका एक्सट्रैक्शन करती है बहुत लो रेट पे, और वो उसका बहुत ही कड़ा विरोध करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब आप कैपिटलिस्ट, आप जब फ्री मिल्क की बात किए तो जिनका रोजगार चल रहा है दूध से, वो आपके विरोध हो जाएंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जब लैंड की बात आप कीजिएगा तो बहुत बड़े जो कैपिटलिस्ट भूमिपति है वो आपसे नाराज होंगे। और एजुकेशन रिफॉर्म जब लाइएगा तो जिनका एजुकेशन जैसे ढीलापन के कारण बहुत का रोजगार चलता है ना, कि वो स्कूल में इतने ध्यान नहीं देते हैं, ट्यूशन में इधर उधर कोचिंग वोचिंग में ध्यान देते हैं। तो ये सब जब जितना काम कीजिएगा, एक तो आपकी गवर्नमेंट कोलिशन में क्या होता है कि हमेशा शर्त पे बना हुआ रहता है गवर्नमेंट, और ऊपर से आप इतना रिफॉर्म कीजिएगा तो जो रईस वर्ग रहता है आपके इसका जो, ठीक है, जो अपर क्लास होता है, सो कॉल्ड अपर क्लास, ठीक है, केवल पैसे में अपर क्लास जो रहता है वो प्रेशर बनाएगा ऑटोमेटिक गवर्नमेंट पे। तो इतना रिफॉर्म होने के बाद क्या कहता है कि यूएसए भी इससे नाराज़ हो जाता है, और यूएसए इसके, ये किताब कहती है कि यूएसए जो है इसके में इसके गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करती है। और अंत में क्या होता है कि उसका बहुत कड़ा विरोध प्रदर्शन होता है जो कि मिलिट्री कूप में चेंज हो जाता है, ठीक है। 1973 को चिली में एक मिलिट्री कूप होता है। मिलिट्री कूप मतलब सैन्य विद्रोह होता है, जो तख्ता पलट कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि मिलिट्री अपने हाथ में शासन ले लेती है और मॉर्निंग स्पीच दे रहे रहते हैं रेडियो पे आइंदे, और उसी वक्त उनके बिल्डिंग पर बम धमाका होता है और जो मिलिट्री कूप करने वाले लोग होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं। तो इस मिलिट्री कूप में क्या होता है कि इस मिलिट्री कूप के लीडर रहते हैं जनरल अगस्टो पिनोसे, ठीक है, नाम दिया हुआ है बुक में, जनरल अगस्टो
पिनोसे रहते हैं। और ये स्टार्ट होता है 11 सितंबर 1973 को। और ये क्या है कि जैसा कि हम बताएं कि ये जो मिलिट्री कूप है ये इन्फ्लुएंस्ड बाय रहता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय किसके द्वारा रहता है कि मतलब कौन कौन इसको सपोर्ट करता है, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो बिग बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। और चर्च भी इसमें इनके खिलाफ हो जाता है, क्योंकि ये जब रिफॉर्म की बात आप करते हैं तो चर्च भी बहुत संपत्ति रखता था उस वक्त, ठीक है। तो चर्च भी इनके खिलाफ हो जाता है। और सबसे मेन जो चीज़ होता है, यूएसए जो है भड़काता है, इसके इंटरनल पॉलिटिक्स को चेंज करता है, क्योंकि उसके लोग भी क्या हो गए हैं, इससे प्रभावित हो गए हैं, उसका बिजनेस भी क्या हो गया है, प्रभावित हो गया है, ठीक है। अब आगे होता क्या है कि इसका रिजल्ट क्या आता है मिलिट्री कूप का, कि मिलिट्री कूप जो होता है जिसको अगस्तो पिनोसे लीड करते हैं, इसमें इसका रिजल्ट क्या क्या आता है। तो सबसे पहली बात है कि मिलिट्री कूप सेना में जैसे होगा तो जो लोग भी उस वक्त आइंदे के सपोर्टर थे उनकी हत्या हो शुरू हो गई, ठीक है। उनकी हत्या शुरू हो गई, किल्ड सपोर्टर्स ऑफ आइंदे, ठीक है। आइंदे के सपोर्टर्स की हत्या करवा देता है पिनोसे। और उसके बाद क्या करता है वो, कि डाटा कहता है कि लगभग 3000 लोगों को वो मार देता है। अपने आप को सही साबित करने में वो 3000 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। जो भी ऑफिशियल्स रहते हैं, ठीक है, जो उनको ना कहते हैं उसको ज्वाइन करने से, मिलिट्री कुप को रिफ्यूज़ करते हैं, उसको वो मरवा देता है, उनको वो किल कर देता है, ठीक है। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, जो चिलियन एयरफोर्स का एक जनरल रहते हैं, ठीक है, चिलियन एयरफोर्स के, उनका नाम रहता है जनरल अल्बर्टो, ठीक है। ये बहुत ही फेमस वहाँ का ऑफिशियल रहते हैं, इनकी भी हत्या वो करवा देता है पिनोसे, क्योंकि ये भी जो है डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, मिलिट्री को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर एनसीईआरटी लिखती है कि फिर शुरू होता है 17 ईयर्स तक, ठीक है, सप्रेशन। 17 साल तक चिली के जो जनता रहती है उनका सप्रेशन शुरू होता है। मतलब मिलिट्री कूप होता है 1973 में, और उसके बाद बहुत ज़्यादा सप्रेस होता है। स्वाभाविक है, जो मिलिट्री कूप होते हैं तो उसमें जो सेना होती है वो निरंकुश हो जाती है, वो अपने द्वारा लागू किए गए किसी भी नियम को ही वो सही मान लेती है, वो जनता की राय को नहीं सुनती है, ठीक है। और चूँकि ये लोग इन्फ्लुएंस बांटते बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स से, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट से, तो स्वाभाविक है कि ये उनके हित में ज़्यादा सोचेंगे, ना कि देश की जनता के बारे में, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब 17 साल तक ये चलता है, इसके बाद पिनोसे का जो है मन बदलता है, पिनोसे का मन बदलता है, और उसे लगता है कि मैंने इस 17 साल में बहुत ज़्यादा काम किया है देश के हित के लिए, ठीक है। तो जनता से अब उनका राय लेना चाहिए, ठीक है। तो जो रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी है, ये भी एक हेडिंग है, ठीक है। टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर में एक हेडिंग है, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी चिली में वापस कैसे आई, ठीक है। तो 17 साल तक जब मिलिट्री के इसके पिनोसे लीड करते हैं उसको, 17 साल तक वो रूल करते हैं। 17 साल के बाद लगभग उनको जो है, उनको ये एहसास होता है 15-16 साल के आसपास, कि लगता है कि हम बहुत अच्छा, उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा काम किए हैं, और वो कहते हैं कि हम अपने कॉन्फिडेंस को टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में ये एनसीईआरटी ये लाइन लिखती है कि पिनोसेट्स वांट टू टेस्ट हिज कॉन्फिडेंस दैट ही हैज़ डन मैनी थिंग्स टू अपलिफ्ट द चिली। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम चिली को उत्थान के लिए, उस चिली को ऊपर करने के लिए बहुत सारा काम किए हैं, और अब समय आ गया है कि हम अब दुनिया को बताएं कि हम कितना परोपकार का काम किए, कितना सबका भला किए हैं। और वो कहते हैं कि एक रेफरेंडम कराया जाए, यानी कि जनमत संग्रह कराया जाए। तो वहाँ जनमत संग्रह होता है, रेफरेंडम होता है 1988, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जान गए थे कि वो लोग, उसका जो वर्ग था मेनली किसके हित में था, कैपिटलिस्ट के हक में था, लैंडलॉर्ड्स के हित में था। तो जो चिलियन पीपुल होते हैं वो उनको वोट नहीं देते हैं,
ठीक है। और क्या होता है, उनका जो मतलब उनका जो सत्ता होता है, उनका सत्ता उनके हाथ से चला जाता है, और पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो फिर से रिस्टोर हो जाती है, वापस डेमोक्रेसी वहाँ पे आ जाती है। जो दूसरे पार्टी के लोग जो खड़े होते हैं वो लोग जीतते हैं, और वहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम रिस्टोर हो जाती है, ठीक है। मैंने जो उस वक्त नाम एक बताया था कि जनरल अल्बर्टो बेंसले, जो एलियन एयरफोर्स के जो बहुत अच्छे ऑफिशियल रहते हैं, जो रिफ्यूज़ करते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने से, उनकी बेटी एक है मिशेल बेसलेट, ठीक है। ये इलेक्ट होती है वहाँ की प्रेसिडेंट के रूप में 2006 में। तो आप सोच सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा नेता रहता है, उस नेता के रिफॉर्म से जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो राजनीति करते हैं और वहाँ का तख्ता पलट करा देते हैं। करीब 17 साल तक वहाँ के लोगों का दमन होता है। फिर वहाँ का जो मिलिट्री कुप का जो चीफ होता है जनरल अगस्टो पिनोसे, वो सोचता है कि हम बहुत अच्छा काम किए तो हम रेफरेंडम कराएंगे, हम जीत ही जाएंगे। लेकिन उस इलेक्शन में चिलियन गवर्नमेंट उसको वोट नहीं देती है, चिलियन पीपल उसको वोट नहीं देती है, वो हार जाता है, और देश में फिर से पॉलिटिकल फ्रीडम आता है, देश में फिर से जो है डेमोक्रेसी आ जाती है। और जिन लोगों को वो मरवाया रहता है, जिसमें सबसे बड़ा नाम रहता है वहाँ के चिलियन एयरफोर्स के जनरल अल्बर्टो बिसोलेट के, उनकी बेटी रहती है माइकल बेसलेट, वो जीतती है और प्रेसिडेंट बनती है 2006 में। तो आप देख सकते हैं कि संघर्ष जो है का फल कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, और बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो होता क्या है इसमें, कि पहले डेमोक्रेसी रहती है चिली में, और डेमोक्रेसी रहती है, डेमोक्रेसी के लीडर रहते हैं आइंदे, उनका तख्ता पलट किया जाता है 1973 में, ठीक है, जनरल अगस्टो पिनोसे के द्वारा। और ये 17 ईयर्स तक वहाँ का दमन, वहाँ पे मतलब शोषण करता है, वहाँ पे राज करता है ये। और 1988 में वो रेफरेंडम कराता है अपने कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए कि हम इतना अच्छा काम किए तो हमको जनता चुनेगी। और 1988 के इलेक्शन में वो हार जाता है, और यहाँ पे वापस फिर से डेमोक्रेसी आ जाती है। यानी कि डेमोक्रेसी से वो एक तरह का डिक्टेटर से मिलिट्री डिक्टेटरशिप में जाता है, ठीक है। और फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप से यहाँ फिर डेमोक्रेसी की तरफ आता है।